नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड पर 9 की 9 खबर। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आज से 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं। आज ओवैसी किशनगंज के बहादुरगंज विधानसभा में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। बिहार दौरे से पहले ओवैसी ने बिना नाम लिए आरजेडी पर हमला किया है। ओवैसी ने कहा कि हमारी पार्टी के विधायकों को जिन्होंने चुराया है, सीमांचल की जनता उन्हें सबक सिखाएगी। और ये भी आपको बताते चलें कि 2020 की विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम के 5 विधायक चुनकर आए थे और बाद में 4 विधायकों ने आरजेडी का दामन थाम लिया था। तो यहां पर ओवैसी ने आरजेडी पर हमला बोला है और कहा है कि जो विधायक चुराएंगे उनको जनता सबक सिखाएगी। तो ये बड़ी खबर है। चुनावी साल में बिहार दौरे पर ओवैसी आने वाले हैं, किशनगंज जा रहे हैं और यहां पर असदुद्दीन ओवैसी जनसभा करने वाले हैं। बहादुरगंज विधानसभा में चुनावी जनसभा होगी और 2 दिनों के दौरे पर हैं असदुद्दीन ओवैसी। चुनाव लड़ेंगे और अच्छी तरह से लड़ेंगे। हम बहादुरगंज से हमारे कैंडिडेट का अनाउंस भी कर दिए। मेरी पब्लिक मीटिंग है 3 तारीख को बहादुरगंज में, 4 तारीख को और एक जगह पर है। हम अच्छी तरह से लड़ेंगे और आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला हमारे जो एमएलएज लास्ट टाइम जीते थे उससे ज़्यादा हमारे एमएलएज कामयाब होंगे और जो चोरी करे हमारे एमएलएज की इंशाअल्लाह ताला उनको भी सीमांचल की जनता सबक सिखाएगी। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर सियासत गर्मा गई है। आरजेडी और कांग्रेस ने ओवैसी पर हमला बोला है तो बीजेपी और जेडीयू ने महागठबंधन पर तंज कसा है। लालू प्रसाद जी सेकुलरिज्म के लिए और फिरका प्रस्तावों के खिलाफ मजबूती से खड़े रहे। तेजस्वी जी उन्हीं के राह पर आगे बढ़ने का काम किए हैं। उन्होंने बताया कि नफरत की राजनीति नहीं चलेगी तो बिहार में नौकरी और रोजगार की राजनीति। इसी कारण से ओवैसी साहब के पार्टी के 4 एमएलए लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी के क़यादत पर, नेतृत्व पर विश्वास करके राष्ट्रीय जनता दल के साथ जुड़े हैं। ये कोई पहली बार तो ओवैसी साहब बिहार आ नहीं रहे हैं, इसके पहले भी दर्जनों बार ओवैसी साहब बिहार आ चुके हैं और दरअसल जिनको उन्होंने सबक सिखाने की बात कही है वैसे पार्टी के लोगों को और वैसे नेता को बिहार की जनता पिछले 20 वर्षों से सबक सिखा रही है। ओवैसी जी की बातों में अब कोई आने वाला नहीं है। उन्हें मालूम है कि बिहार में वे आते हैं राजनीतिक लाभ के लिए और किसके इशारे पे वे काम करते हैं ये अब बिहार के मुस्लिम भाई जान चुके हैं। इसलिए ओवैसी साहब जितने भी गाल बजा लें, लेकिन अब उनका दाल सीमांचल सहित पूरे बिहार में नहीं गलने वाला है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल ने ओवैसी की पार्टी से विधायक चोरी करने का काम किया। अब कहानी तू डाल में पात वाली है। अब ओवैसी का आगमन बिहार में हो रहा है और जिन लोगों ने उनके पार्टी के विधायक चोरी करने का काम किया वैसे लोगों को तेजस्वी यादव को खुली चुनौती ओवैसी दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, आज आरजेडी की पिछड़ा अति पिछड़ा रैली है। पिछड़ा जगाओ, तेजस्वी सरकार बनाओ, ये इनका स्लोगन है। मिलर स्कूल ग्राउंड में रैली होगी। तेजस्वी यादव सहित कई नेताओं का जुटान होने वाला है। यहां पर चुनाव से पहले पिछड़ा वोट बैंक पर नजर है सभी पार्टियों की और ऐसे में आज आरजेडी की पिछड़ा अति पिछड़ा रैली है जिसमें पिछड़ा जगाओ तेजस्वी सरकार बनाओ का स्लोगन लेकर के, नारा लेकर के पहुंचेंगे जनता के बीच में। मिलर स्कूल ग्राउंड में रैली होने वाली है। तेजस्वी यादव साथ साथ कई और नेताओं का यहां पर जुटान होने वाला है। तो चुनाव से पहले सभी लोग पिछड़ा और अति पिछड़ा जाति के लोगों को साधने में जुटे हुए हैं। पिछड़ा वोट बैंक पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। और इस वक्त की एक बड़ी खबर, तेजस्वी यादव का पीएम मोदी को पत्र, जाति जनगणना पर अपनी बात रखी है। पत्र में कई दूसरी मांग का भी जिक्र है। पत्र में तेजस्वी यादव ने कई बिंदुओं का जिक्र किया है। जाति जनगणना कराने का निर्णय हमारे देश की समानता की यात्रा में एक परिवर्तनकारी क्षण हो सकता है। इस जनगणना के लिए संघर्ष करने वाले लाखों लोग सिर्फ आंकड़ों की नहीं बल्कि सम्मान की, सिर्फ गणना की नहीं बल्कि सशक्तिकरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। निजी क्षेत्र में आरक्षण, अनुबंधों में आरक्षण, न्यायपालिका में आरक्षण और जाति जनगणना के आंकड़ों के आधार पर
अनुपातिक आरक्षण, लंबित मंडल आयोग की सिफारिशों का पूर्ण कार्यान्वयन, ये सभी पॉइंट वाइज तेजस्वी यादव ने उस पत्र में लिखा है। हमने आपको कल भी ये बातें बताई थी कि तेजस्वी यादव किस तरीके से एक तो क्रेडिट ले रहे हैं बिहार में जाति जनगणना की, और जिस तरीके से अब केंद्र सरकार की तरफ से जनगणना कराने की बात की जा रही है, जातिगत जनगणना। अब तेजस्वी यादव का कहना है कि अभी देखते जाइए, अभी बहुत कुछ बाकी है, और ये पॉइंट्स जो हैं वो लिखे गए हैं उस पत्र में तेजस्वी यादव के द्वारा कि अभी ये चीज बाकी है, ये भी कराना है। बिहार में देखिए, विधानसभा चुनाव के पहले सरकारी नौकरियों की बहार आने वाली है। बिहार सरकार 2.5 लाख से भी ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी देने जा रही है, जिसे लेकर अब सरकार की बड़ी तैयारी है। तो इस पर सियासत भी लगातार जारी है। चुनावी साल में नौकरी की भरमार है। चुनाव से पहले 2.5 लाख बहाली निकलने वाली है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ये साल चुनावी है और इसी साल देखिए बम्पर बहाली निकलने वाली है। 2.5 लाख बहाली निकलेगी। 10 लाख बहाली होगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 निश्चय 2 के तहत बिहार के युवाओं को 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का वादा किया था। सीएम की घोषणा के मुताबिक अब तक करीब 9 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे दी गई है, तो 24 लाख लोगों को रोजगार से जोड़ा जा चुका है। अब सरकार ये दावा कर रही है कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले 10 की जगह 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इतना ही नहीं, जिन लोगों को सरकार नौकरी देगी उनकी लिस्ट भी जारी की जाएगी। जो 2020 से लेकर 2025 तक जिनको भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकारी नौकरी देने का काम किया गया है, रोजगार देने का काम किया, सबको बधाई और संदेश भी माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से दिया जाएगा और लिस्ट भी हम लोग जारी करेंगे। बिहार की 9 अलग अलग एजेंसियां लगभग 2,75,000 बहाली निकाल रही है, जिसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। कई एजेंसियों ने बहाली निकाली भी है, तो कुछ अभी इस प्रक्रिया में है। बीपीएससी 1,20,000 पदों पर बहाली निकालेगा। एसएससी में 21,506 बहाली निकलने वाली है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग में 65,950 बहाली होनी है। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद में 2,718, बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग में 452, केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती में 47,400, राज्य स्वास्थ्य समिति में 12,895 और आईजीआईएमएस में 583 पदों पर बहाली होगी। चुनाव से पहले सरकार ठेके यानी संविदा पर सेवा दे रहे डेटा एंट्री ऑपरेटर, आईटी मैनेजर जैसे कर्मियों को सरकारी कर्मी का दर्जा देगी। जानकारी के मुताबिक बिहार में डेटा एंट्री ऑपरेटर को क्लर्क पद पर सेटल किया जा सकता है। सरकार की तरफ से निकल रही बम्पर बहाली को लेकर एनडीए के नेता उत्साहित हैं और आरजेडी पर हमला कर रहे हैं। हालात तेजस्वी यादव यह है कि आपके परिवार की पुत्रवधू श्रीमती गुंजन यादव स्वर्गीय मंगरू राय के परिवार को नौकरी आपके पापा ने दिया था, तो उसको जमीन लिखना पड़ा था, और श्रीमती गुंजन यादव को नीतीश अंकल ने नौकरी दिया तो न जमीन लिखना पड़ा न कोई रुपए का निवेश करना पड़ा। 24 लाख स्वरोजगार के क्षेत्र में और पूरे देश के अंदर में अगर विमर्श होगा तो बिहार रोजगार के मामले में नंबर 1। विपक्ष के साथी ये कहने के लिए चिल्ला रहे हैं कि हमने वो किया, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि इस राज्य के मुखिया और सरकार का मुखिया माननीय मुख्यमंत्री होते हैं। अब मुख्यमंत्री जी की मर्जी से ही उनके कहने पर होती है, लेकिन उनके अपने सपोर्टर को मूर्ख समझते हैं कि मेरी बात को मान लेगा, लेकिन जनता सब जानती है। तो आरजेडी बिहार में निकल रही सरकारी बहालियों की क्रेडिट लेने की कोशिश में जुटा है। आरजेडी आरोप लगा रहा है कि ये बहाली एनडीए सरकार की नहीं, महागठबंधन सरकार की है। बिहार में बहाली का सिलसिला तेजस्वी यादव के कारण शुरू हुआ और जब तेजस्वी यादव सरकार में थे तभी ये सब घोषणाएं हुई थी। पूरा किया, आपका क्या संकल्प है? आपने तो नरक में ढकेल दिया है। जो लोग लाठियां खाया है अभ्यर्थी, वो भूल रहा है क्या? आपको भरम में जी रहे हैं। अरे बिहार की सरकार तो एक व्यक्ति चला रहा है, 1 नंबर और 2 नंबर का डिप्टी सीएम नीतीश जी अचेत है। जितनी गाल बजाना है बजा लो,
लेकिन बिहार का बच्चा बच्चा और जर्रा जर्रा में ये बात है कि नौकरी का मतलब तेजस्वी यादव। चुनावी साल में बिहार के युवाओं के लिए नौकरियों की भरमार है, तो राजनीतिक दलों के बीच इस मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप भी तेज हो गए हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेस पर भारतीय वायुसेना आज फिर अपना दमखम दिखाएगी। हाईवे पर भारतीय वायुसेना के फाइटर, मिराज, राफेल और जगुआर जैसे लड़ाकू विमान लैंडिंग और टेक ऑफ और टच डाउन करेंगे। साथ ही AN-32 और C-130J जैसे ट्रांसपोर्ट जहाज भी टच एंड गो एक्सरसाइज में शामिल होंगे। और आपको यह भी बताते चलें, जलालाबाद इलाके में गंगा एक्सप्रेसवे पर 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी बनाई गई है। ये देश की पहली हवाई पट्टी है जिसे रात में भी इस्तेमाल किया जाएगा। आधुनिक हवाई पट्टी के दोनों तरफ सुरक्षा के लिहाज से 250 CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। वहीं योगी सरकार शाहजहांपुर में एक्सप्रेसवे के किनारे इंडस्ट्रियल हब बनाएगी। इसके बनने से हजारों युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। इससे पहले शाहजहांपुर के गंगा एक्सप्रेसवे पर देखिए, देश में पहली बार भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों की शुक्रवार रात 9 बजे से नाइट लैंडिंग ड्रिल हुई। और इस शो में बता दें आपको, MiG-29, राफेल, सुखोई और जगुआर जैसे लड़ाकू विमान शामिल हुए। इससे पहले दोपहर 15 लड़ाकू विमानों ने यहां पर लैंड एंड गो ड्रिल की थी। इसके लिए गंगा एक्सप्रेसवे पर 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी बनाई गई थी। सबसे पहले C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान ने एक्सप्रेसवे पर लैंड एंड गो ड्रिल की। इंडियन एयरफोर्स ने शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पर अपना दमखम दिखाया और दिन के बाद रात में भी फाइटर प्लेन ने टच डाउन किया। 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर लड़ाकू विमान लैंडिंग और टेक ऑफ की प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस सफल रही और युद्ध जैसी स्थिति बनी तो इस एक्सप्रेसवे की एयर स्ट्रिप को वैकल्पिक हवाई अड्डे के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। ये देख सकते हैं कि इस वक्त देश के सबसे बड़े रनवे गंगा एक्सप्रेसवे की जो एयर स्ट्रिप है उस पर इस वक्त भारतीय वायुसेना के जो जहाज हैं वो नाइट लैंडिंग करते हुए नजर देख सकते हैं कि ये एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है वो इस वक्त यहाँ से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी तरह एक के बाद एक आपको राफेल हो, MiG-29 हो, Su-30 MKI हो या फिर जगुआर, एक के बाद एक इसी तरह इस पूरे ट्रैक पर आपको टच एंड डाउन करते हुए नजर आएंगे। आइए लौटते हैं बिहार की खबरों में। समस्तीपुर से खबर मिल रही है जहां पर पुराने विवाद में गोलीबारी की घटना हुई है। गोली लगने से एक युवक जख्मी हो गया है। मुफस्सिल थाना इलाके का ये मामला है। गांव के ही कुछ लोगों पर आरोप लग रहा है। तो देखिए, पुराने विवाद में गोलीबारी की खबर मिल रही है। समस्तीपुर से गोली लगने की वजह से एक युवक जख्मी हो गया है। मुफस्सिल थाना इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। गांव के ही कुछ लोगों पर आरोप लग रहा है। तस्वीरें आप ये देख रहे हैं। उसके बाद गोली लगने के बाद जब घायल को अस्पताल ले जाया गया, वहां की तस्वीर, ये मामला पुलिस के संज्ञान में है। करने के दौरान जो है बबलू ने पैसा दे करके, बलवंत कुमार ने पैसा दे करके मलिंगा को, लाल बाबू शामिल था, वकील पासवान शामिल था, यशवंत कुमार शामिल था। या मलिंगा ने गोली 3 ठो मारा, घर घुसने की कोशिश की। हम लोग खे दौड़े तो काली थान तरफ भाग गया। सीतामढ़ी से खबर मिल रही है। पूर्व प्रमुख और महिला पंचायत समिति सदस्य को अपराधियों ने गोली मारी। गोलीबार में पूर्व प्रमुख के पति भी घायल हो गए हैं। लूटपाट के दौरान अपराधियों ने गोली मारी है। घायल पूर्व प्रमुख गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराए गए। बैरगनिया के अस्पताल रोड की यह घटना बताई जा रही है। सीतामढ़ी से यह खबर, तस्वीरें आप ये देख रहे हैं। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया, तब की तस्वीर आप देख रहे हैं। और ये मामला बताया जा रहा है कि लूटपाट के दौरान अपराधियों ने गोली चला दी। पत्नी बाइक से जा रहे थे, अचानक हमको लगता है रेलवे गुमटी के आसपास कहीं पे ये घटना घटी है। गोली चलाया जिसमें पति भी घायल है और पत्नी को माथा में गोली लगा जिसको यहाँ से रेफर कर दिया गया। प्रशासन की क्या स्थिति है आप लोग समझ सकते हैं। पूरे बिहार में यही चल रहा, कभी न कभी हर जगह कहीं ना कहीं गोली।
गोपालगंज के सदर अस्पताल में अब मेडिकल कॉलेज की तर्ज पर डीएनबी कोर्स की पढ़ाई शुरू हो गई है। पहले चरण में पीडियाट्रिक्स में 2 सीटें मिली थी, अब दूसरे चरण में गायनेकोलॉजी कोर्स की भी मान्यता दे दी गई है। इनमें 1 सीट बिहार और दूसरी अन्य राज्यों के छात्रों के लिए आरक्षित रहेगी। गोपालगंज से संवाददाता गोविंद कुमार की रिपोर्ट देखिए। गोपालगंज के मॉडल सदर अस्पताल को मेडिकल कॉलेज की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। यहाँ पर डिप्लोमा ऑफ नेशनल बोर्ड यानी कि डीएनबी कोर्स की पढ़ाई के लिए मान्यता मिल चुकी है। पहले राउंड में 2 पीडियाट्रिक की सीटों पर मान्यता मिली थी और अब गाइनो में भी 2 सीटों पर मान्यता मिल गई है। गोपालगंज के सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद ने इसकी जानकारी दी है। सिविल सर्जन ने कहा कि नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस की टीम ने पहले जांच की और जांच रिपोर्ट के आधार पर ये मान्यता मिली है। अब जो है गाइनो में भी 2 सीटों पर एडमिशन के लिए मंजूरी मिली है। इनमें बिहार के 1 और दूसरे राज्य के 1 छात्र का एडमिशन होगा। वैसे छात्रों का दाखिला होगा जो MBBS कर चुके हैं और नीट क्वालिफाई करके PG डिप्लोमा का कोर्स करना चाहते हैं। तो ऐसे में गोपालगंज के इस मॉडल सदर अस्पताल को अब मेडिकल कॉलेज की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है और न सिर्फ गोपालगंज के मरीजों को इसकी लाभ मिलेगी बल्कि बाहर से भी आने वाले मरीजों को और छात्रों को भी सहूलियत मिलेगी। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। और अब बात करेंगे नवादा सदर अस्पताल की। यहां पर देखिए डीएम के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दरअसल डीएम ने अस्पताल परिसर के यहां पर दौरे के बाद अस्पताल प्रशासन को दवा काउंटर बढ़ाने का निर्देश दिया था। डीएम के आदेश के बाद भी अभी तक अस्पताल में दवा काउंटर नहीं बढ़ाए गए हैं, जिससे दवा लेने में मरीजों को काफी मशक्कत करनी पड़ती है। सदर अस्पताल में स्थिति का जायजा लिया संवाददाता अनिल विशाल ने। नवादा सदर अस्पताल में इन दिनों मरीजों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है और मरीज की संख्या बढ़ने के साथ ही दवा काउंटर जो वितरण केंद्र है उसमें लोगों की काफी भीड़ उमड़ी है। आप इस वक्त जैसा देख सकते हैं कि दवा वितरण काउंटर जो है उसमें लंबी भीड़ उमड़ रही है। लोगों को घंटों इंतजार यहाँ रहकर दवा लेना पड़ता है और काउंटर की कमी होने के कारण यहाँ पे लोगों को काफी परेशानी होती है। जिलाधिकारी ने जब इसका निरीक्षण किया था तो उन्होंने लोगों को सख्त आदेश दिया था और अस्पताल प्रबंधन को यह भी बताया था कि यहाँ पर काउंटर की संख्या बढ़ाया जाए, मगर काउंटर की संख्या नहीं बढ़ाई गई है। आज भी उतने ही काउंटर है, जिसके कारण लोगों को यहाँ पे घंटों मशक्कत करना पड़ता है, तब जाकर उन्हें यहाँ दवाई मिलता है। 1 घंटा से सर खड़ी है दवा के लिए। काउंटर पर कोई सुनते नहीं है। इस काउंटर से इस काउंटर जाओ, इस काउंटर से इस काउंटर आओ। मरीज के लेके हम लोग को परेशानी बहुत यहाँ बढ़ जाता है सदर अस्पताल में। 1 घंटा से दवाई मिला अभी तक नहीं मिला। 1 घंटा से तो कल बात कर रहे हैं, अंदर कोई वैसा सुन नहीं रहा, कोई भी नहीं सुन रहा। तो क्या आपका नंबर अभी तक नहीं आया? नहीं आया है। मरीज और उनके जो परिजन जो आए हुए हैं वो उनके बीच में लाइन लगने को लेकर अक्सर यहाँ पे तू निर्णय होती है। हालांकि जिलाधिकारी का यह स्पष्ट आदेश है कि जब वो निरीक्षण के लिए पहुंचे थे तो यहाँ कई गर्भवती महिलाएं भी लाइन में खड़ी थी, जिसे देखते हुए उन्होंने यह सख्त आदेश दिया था कि काउंटर की संख्या को बढ़ाया जाए, मगर अभी तक काउंटर की संख्या को नहीं बढ़ाया गया है। उनके निरीक्षण को काफी समय भी हो गया है, मगर स्थिति अभी तक ऐसी की ऐसी ही है। अब देखना होगा अस्पताल प्रबंधन कब इस पर संज्ञान लेता है और ये काउंटर का जो है संख्या बढ़ाया जाता है और लोगों को कब इससे निजात मिलती है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18, नवादा। आइए बात कर लेते हैं मौसम की। आज बिहार के 23 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। दक्षिण बिहार के अधिकतर जिलों में बारिश की संभावना है, साथ ही गरज के साथ ठनका की भी चेतावनी दी गई है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। तो बारिश के समय में पेड़ के नीचे खड़े ना हो, ठनका से बचने के उपाय हैं। बारिश होने पर बिजली के खंभे के पास न खड़े हों और बिजली कड़कने पर पक्के मकान में आपको चले जाने चाहिए। खुले आसमान के नीचे आप खड़े ना रहें। ठनका के दौरान विद्युत उपकरणों का भी उपयोग नहीं करना चाहिए और कोशिश आप ये करें कि घर से बाहर आप ना निकलें। बिजली चमकने पर तालाब और जलाशयों से भी आपको दूरी बनाकर रखनी चाहिए। अगर आप खुले आसमान के नीचे हैं तो आप खड़े ना रहें, लेट जाएं। मौसम विभाग ने बिहार के 23 जिलों के लिए बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है और बताया है कि आज से लेकर अगले 7 तारीख तक बिहार में जो मौसम जो है वो सामान्य रहेगा और आज लगभग 23 जिलों में बारिश को लेकर
येलो अलर्ट जो है वो जारी रहेगा, जिसमें राजधानी पटना, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया, शेखपुरा, बेगूसराय, नवादा, गया, जहानाबाद, ये तमाम जो दक्षिण भारत के बिहार के जो जिले हैं, औरंगाबाद, रोहतास, अरवल, भोजपुर और बक्सर, कैमूर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जो जिले हैं, इन जिलों में बारिश होने की संभावना है और कहीं कहीं पे गरज के साथ जो है वो आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। बताया गया है कि अगर 7 तारीख से लेकर जो मौसम जो है वो थोड़ा ठीक हो सकता है और गर्मी की शुरुआत एक बार फिर से हो सकती है, लेकिन अगले 4 दिनों तक जो है वो मौसम बिल्कुल सामान्य रहेगा और यहाँ पे लोगों से अपील की गई है कि लोग बारिश के समय और जब गर्जन हो तो अपने घरों पे ही रहें। तो मौसम को लेकर के लगातार जो है वो बदलाहट हो रही है, बारिश भी हो रही है। पिछले दिनों पटना सहित कई जिलों में ओला भी पड़े हैं, तो लोगों से सावधानी रहने को कहा गया है और 23 जिलों में जो येलो अलर्ट जारी किया गया है उसे लेकर के खेती को नुकसान भी होने की संभावना है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। एयरपोर्ट पर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट का इमरजेंसी गेट खुल गया। ये बड़ी खबर मिल रही है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर। बताते चले आपको, यहां पर एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान का ये मामला है। गुरुवार दोपहर 1:55 पर रांची से दिल्ली जाने के लिए विमान उड़ान के लिए था तैयार। जांच के दौरान आपातकालीन दरवाजा खुला पाया गया। कैबिन क्रू मेंबर ने जानकारी पायलट को दी। विमान से सभी 170 यात्रियों को उतारा गया। विमान ग्राउंडेड, आपातकालीन दरवाजा खोलने वाले की शिनाख्त नहीं। शाम 5:10 पर 105 यात्रियों को लेकर के विमान ने दिल्ली के लिए उड़ान भर दी। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज़ 18 संवाददाता संजय सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, देखिए विमान का इमरजेंसी गेट बताया जा रहा है कि खुला रह गया, एक बार पूरी जानकारी दीजिए, मामला क्या है? देखिए, पूरी घटना जो है उस समय के जो रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से आपको एक विमान जो है सीधे टेक ऑफ करने की तैयारी में था, लेकिन उसी दौरान जो विमान की जांच होती है उस जांच में पाया गया कि विमान का इमरजेंसी डोर खुला हुआ है। विमान उड़ने के तैयार था उस समय, लिहाजा जो आपको जो क्रू मेंबर जो होते हैं उन्होंने सीधे पायलट को इसकी सूचना दी कि विमान का इमरजेंसी डोर खुला हुआ है। तो पायलट ने जो एसओपी होता है कि हर चीज में, जो एयरक्राफ्ट में आप देखेंगे जब भी कोई फ्लाइट उड़ती है तो एसओपी होता है कि किस परिस्थिति में आपको किस नियम का पालन करना है, उसका सब गाइड लिखा होता है। तो ऐसी स्थिति में यह था कि सभी को वहां से उतारा जाए, सभी को जितने भी यात्री बैठे हुए हैं, फिर उनकी यात्रियों की संख्या कम की जाए, क्या दिक्कत है तो उसकी मरम्मत की गई। तो कुल मिला के देखा कि इमरजेंसी डोर खुला हुआ है, उसका जो नॉक है ऊपर खुला हुआ है और फिर उसकी मरम्मत की गई। और मरम्मत करने के बाद कुल 180 यात्री थे, उनमें आपको 65 यात्रियों की संख्या कम की गई। तकरीबन 105-10 यात्रियों को लेकर के शाम, यानी जिस फ्लाइट की टाइमिंग दोपहर 1:55 थी उसे शाम 5:10 पर 105 यात्रियों को लेकर फ्लाइट जो है रांची से दिल्ली रवाना हुआ। लेकिन इमरजेंसी डोर किसने खोला उसकी शिनाख्त फिलहाल नहीं हो पाई है, पहचान किसने, लेकिन किसी यात्री ने खोला या कैसे खुल गया, बिल्कुल जी बिल्कुल संजय, ये बहुत बड़ी लापरवाही है, इससे कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती थी, लेकिन खास बात यह है कि कुछ हुआ नहीं किसी को। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए संजय। और इसी के साथ 9 की 9 खबर के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।